आपकी हेल्थ ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसे आप अपना एक्सपेंस ना समझें और वीडियो को गौर से देखें और अपना इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाएं। पोस्ट सिजेरियन हम अपना बॉडी फैट कैसे कम करें एंड हम किस तरह से अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाती है, जो मिरर में खुद को देख के वो कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन निकालने के लिए एटलीस्ट 90% महिलाएं बेकरार होती हैं। एंड शायद इसी वजह से आप मेरी वीडियो तक पहुंची होंगी। आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ कुछ मेडिसिनल ऑयल जो मैंने यूज किया टू रिड्यूस माय बॉडी फैट। मैंने अपने दिनचर्या में क्या एक्टिविटीज किए, हाउ आई मेड माय डाइटरी चेंजेस जिससे मुझे फायदा हुई है एंड आई ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 82 kgs टू 57 kgs एंड आई होप कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। जय हिंद एंड हार्टी एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल मेड टॉक्स विद रोशनी। तो सबसे पहले हम ये जाने कि नॉर्मल डिलीवरी से कंपेयर करने से पोस्ट सिजेरियन इतना डिफिकल्ट क्यों होता है अपना बॉडी फैट शेड करने के लिए। जहां हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि वो वर्ड नॉर्मल है बिकॉज वो नॉर्मल प्रोसेस से गुजरता है, वहां एक मदर जो है डिलीवरी ट्रॉली में ही अपना बॉडी फैट लूज कर देती है क्योंकि वो पेन से गुजर रही होती है। एंड डिलीवरी के बाद भी बहुत से महिलाओं में कोई कट नहीं दिया जाता है एपिसिटोमी यानी कि पेरिनियल एरिया में। वहीं कई महिलाओं को एपिसिटोमी कट एंड स्यूचर दिया जाता है। वो स्यूचर जो है हील करने के लिए एटलीस्ट 1.5 वीक्स में वो ठीक हो जाती है एंड इसीलिए उनकी जो एक्टिविटी लेवल अच्छी रहती है एंड वो नॉर्मल महिलाओं की जैसे चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं एंड वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वहीं सिजेरियन सेक्शन में एक पेशेंट को एब्डोमेन में बहुत बड़ा सा कट दिया जाता है जो हील होने में ही 6 महीना लग जाता है। बाहर से तो हील हो जाती है इन 5 डेज, लेकिन अंदर से हील होने में बहुत टाइम लगता है। वहीं उनकी जो हॉस्पिटल स्टे के दौरान कैथेटर दिया जाता है एंड कैथेटर की वजह से मूवमेंट में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। हम वो वुंड की वजह से हम लेफ्ट एंड राइट होना में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक मदर को हील होने में ही बहुत समय लगता है, तो हम उसमें एक्टिविटी हमारा रिड्यूस हो जाता है। साधारण सा अपेंडिक्स या गॉलब्लैडर ऑपरेशन नहीं है जिसमें हमारे साथ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। ये सिजेरियन सेक्शन में हमारे पास एक नन्हा मुन्ना बेबी रहता है जिससे हमें टेक केयर करना होता है, उसे हमें फीडिंग देना होता है, उसको पोंछना, संवारना, ये सारे जर्नी में हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें टाइम लग जाती है। एंड क्योंकि हम अपना डाइटरी चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं अपने बेबी को एंड हम एक्टिविटीज में भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। टिल 6 मंथ्स हम अपना बॉडी को ज्यादा हिला नहीं सकते हैं, हैवी चीजें उठा नहीं सकते हैं, बेंडिंग, मूविंग क्विकली हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या नहीं खाना है सिजेरियन के बाद में या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद में। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें नहीं खानी है। सबसे पहले है एग प्लांट जिसे हम बैगन कहते हैं एंड वो सारी चीजें जिससे हमें एलर्जीज हो सकती हैं वो फूड नहीं खानी है। जैसे कि किसी को श्रिम्प्स या चिंगड़ी मछली से एलर्जी होती है वो नहीं खानी है। सिम्बी जिसे कहते हैं वो नहीं खानी। उड़द दाल जो ब्लैक दाल होती है वो नहीं, किसी प्रकार का अचार नहीं खाना है एंड बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको डेज एंड मंथ वाइज में डिवाइड करके आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेडिसिनल ऑयल जिसका नाम है धन्वंतरम तैलम। ये केरला आयुर्वेदा की ओर से बनाया गया है एंड केरला आयुर्वेदा और भी बहुत प्रकार के ऑयल्स बनाती है, बट ये ऑयल जो है स्पेसिफिकली प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल यानी कि डिलीवरी के पहले एंड डिलीवरी के बाद इस्तेमाल किया जाने वाला ऑयल है। इसलिए मैंने इसे डिलीवरी के पहले इस्तेमाल नहीं किया, बट मैंने इसे खरीद कर रखा हुआ था। डिलीवरी की जो लास्ट मोमेंट्स में जो आपके पैर जो स्वेलिंग हो जाती है ना, मैंने बेसिकली इसके लिए खरीदा था ये ऑयल, लेकिन मुझे उस वक्त इसकी जो गुण है वो पता नहीं थी, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया।
लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये ऑयल मैंने अपने पूरे बॉडी में मसाज करवाया था। इससे मेरी जो फैट थी, इससे जो स्वेलिंग थी मेरे बॉडी में, वो 1 वीक में कम हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो हमारा टमी जो होता है, वो टमी एटलीस्ट 21 डेज भी नहीं लगती है, वो घुस जाती है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में 21 to 30 डेज लग जाता है उसे नॉर्मल अपने जो यूट्रस जो वापस आती है वो फॉर्म में आने के लिए। सिजेरियन के बाद भी लगता है कि हमारा पेट में और एक बच्चा है, एंड दैट इज पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर अ मदर। बट आई अश्योर यू कि अगर आप ये ऑयल को यूज करेंगे तो आपकी टमी जो है बहुत जल्दी टाइटन अप, बहुत जल्दी इलास्टिसिटी उसकी जो है बहुत जल्दी मेंटेन हो जाती है, एंड वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है बहुत ही जल्द। आप सिजेरियन के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं घर जाने के बाद, यानी कि डिस्चार्ज के बाद। अगर आपको खुद यूज करने से डर लग रहा हो तो आप किसी को बोलकर इसे सर्कुलर मूवमेंट में आपको अपने टमी में लगवाना है। आपके बॉडी में जहां कहीं भी फैट जमी हुई है, जैसे कि आपकी फेशियल फैट, यहाँ आपके चिन, डबल चिन हो जाती है, गले में आप लगा सकते हैं, बैक, आपकी जो आर्म एरिया है जहां आपकी चर्बी जिस तरह से निकल जाती है, इसे आप ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। आई एम स्टिल ऑन द प्रोसेस, मैं इसे अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। फैट जो है यहाँ आर्म्स के जगह, अपने जो बैक एरिया में एंड टमी में हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा असरदार है। आपको कुछ ही दिनों में आपको इसकी जो अंतर है आपको समझ में आएगी। आप अपने फीट में, अपने थाइज, अपने पैर, अपने बटक्स, अपने कमर एरिया में, अपने टमी में तो रेगुलर इस्तेमाल करें ही। इसकी और एक प्लस पॉइंट ये है कि जो सिजेरियन के बाद में बहुत दिनों तक जो पीरियड्स जैसा ब्लड निकलता है वो भी निकलकर साफ हो जाता है। साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स है वो भी घट जाती है। हमारा जो टमी होता है वो बहुत महिलाओं में आपको झूलने जैसा दिखता है, वो जो एब्डोमिनल मसल है उसे भी टाइट कर कर रखता है। ये ऑयल आपको अमेजोन में मिल जाएगी, करीब 450 रुपीज प्राइस है इसकी। ये वेरी करते रहती है। आप इसे इस्तेमाल करें रेगुलरली, दिन में 2 बार। एंड इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आप या तो फिर डायरेक्टली अपने हाथों में लेकर इसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर इसे आप कोई बोल में ले लें एंड उसे गर्म पानी में रखकर इसे कुछ देर तक छोड़ दें ताकि वो वार्म अप हो जाए, एंड फिर आप इसे खुद लगाएं या फिर किसी को लगाने के लिए कह सकते हैं। सिजेरियन के दौरान जो हमें कमर में जो इंजेक्शन लगती है, हमें लगता है कि वो पेन रहता है। एक्चुअली में हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे पेट में कटा हुआ है, हमारे कमर में इंजेक्शन दिया हुआ था, तो हम बहुत कॉन्शियसली सामने झुककर चलते हैं, जिसके वजह से हमें बैक पेन होता है। तो हमें ये बैक पेन को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमारा पोस्चर जो है वो सही रखना पड़ेगा। हमें हमेशा सीधा बैठने का कोशिश करना है। हम जब भी अपने बच्चे को फीड करें तो ऐसे सामने झुक कर नहीं, बल्कि सीधा बैठकर पिलो के सहारे इस्तेमाल करना है। हम सी शेप पिलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रेगुलर जो पिलोज हैं वो इस्तेमाल करें, एंड अपना पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रखें, जिससे आपको फ्यूचर में जाके बैक पेन नहीं होगी। एंड यस, आप ये ऑयल को भी इस्तेमाल करें, जिससे आपको बैक पेन में भी कंफर्ट मिलेगी। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप अपने डाइट में कोई चेंजेस ना लाएं, बिकॉज आप उस वक्त बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, एंड आपकी जो एब्डोमिनल कट है उसके वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा आहार लेना ज़रूरी है, जिससे आप खुद को भी हील कर पाए एंड आपके बेबी में भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जैसी बीमारी ना हो। इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। अपनी डाइट में घटी करने लगेंगे, वहाँ आपको आपके बच्चे में भी नरिशमेंट कम मिलेगी, एंड साथ में आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा लूज तो कर लेंगे आप, लेकिन आप हेल्दी नहीं रहेंगे। एंड हमारा फोकस है हेल्दी बॉडी के ऊपर में। हेल्दी मॉम इज इक्वल टू हेल्दी बेबी। 3 महीने में क्या क्या खाना है, जब आप घर जाएं तो आप सभी प्रकार के फ्रूट्स खाएं। आपको लेमन्स भी लेनी है, आपको ऑरेंजेस भी लेनी है। फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, एंड विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। आप सभी प्रकार के वेजिटेबल्स खाएं, एक्सेप्ट जो वेजिटेबल्स से आपको एलर्जीज होती है,
एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा वो नहीं खाने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में पनीर, चीज़, सोयाबीन एंड सभी प्रकार के पल्सेस यानी कि सभी प्रकार के दाल खाएं एक्सेप्ट फॉर उड़द दाल। आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग अधिकतम मात्रा में होने के लिए हॉर्लिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट जो रसगुल्ला होता है वो खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में देसी चिकन, देसी अंडा, फिश ये सब अपने डेली के फूड में ज़रूर से ज़रूर रखें। डिलीवरी के बाद जो आपको बॉडी को हील होने के लिए जितने भी प्रोटीन, जितनी भी न्यूट्रिशन ज़रूरत है वो आपको इस तरह के फूड खाने से मिल जाएगी। स्टार्टिंग की जो 3 मंथ्स है उसमें आप कुछ खास एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेचिंग योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सर्ट ना करें जिससे आपको कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्निया वगैरह हो जाए। 3 महीना तो आपको गुजर जाएगा। नेक्स्ट आते ही हमारा नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, तो हमें कुछ डाइटरी चेंजेस करने होंगे। एंड डाइटरी चेंजेस में मैं फर्स्ट सजेस्ट करूंगी आपको ग्रीन टी। ग्रीन टी आप बिल्कुल ले सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ग्रीन टी आप दिन में एक ही बार लें एंड वो भी 250 ml। 250 ml में 26 to 29 mg ऑफ कैफीन रहती है एंड विच इज कम्प्लीटली सेफ बिकॉज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को 300 mg ऑफ कैफीन से ज़्यादा नहीं लेनी है। So 26 to 29 mg of caffeine in a 250 ml of green tea is completely safe for you। आपको 1 वीक में ही आपको लाइट फील कराएगी। आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो भी आपको हल्का महसूस होगा। आप कहीं रास्ते पे वॉक करेंगे तो भी आपको लाइट महसूस होगा। डेली कंटिन्यू करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको हेल्प करेगा जल्दी फैट बर्न करने। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डाइट में गोंद की लड्डू खाएं। गोंद की लड्डू एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने हेल्थ रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें फैट होता है ऐसा कहते हैं, बट आप याद रखें कि ये देसी घी से बना हुआ रहता है एंड घी में प्रॉपर्टीज रहती हैं कि वो हमारा बॉडी फैट स्पेशली बेली फैट को बर्न करने के लिए हेल्प करती है। ये इसमें जो ड्राई फ्रूट रहता है वो हमें हमारे बॉडी को गर्माहट प्रदान करती है। इसीलिए आपको डेली वॉक करना, हल्का फुल्का स्ट्रेच करना अपना बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज आपको अपने डाइट में फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर रिच फूड में आएगा जैसे कि भुट्टा खाना है, आप भुट्टे की रोटी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको भुट्टा नहीं मिल रहा है तो आप रागी की रोटी, रागी की इडली बनाकर खाएं जिससे आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कभी भी कम नहीं होगा आपका ब्रेस्ट फीड, लेकिन आपका जो बॉडी फैट है वो घट जाएगा। आप रागी जो है ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर इवनिंग में ले सकते हैं। आप अपने डाइट में कोकोनट्स इस्तेमाल करें क्योंकि आप जैसे जैसे फैट लूज करते हो तो आपका स्किन जो है वो सैग करने लगता है। तो आप कुछ हद तक अगर आप कोकोनट खाएंगे चटनी के रूप में या फिर कोकोनट वाटर भी ले लें तो इससे आपकी स्किन इलास्टिसिटी ओवरऑल इन योर बॉडी वो अच्छी रहेगी। तो आर्म्स के अंदर जो फैट है उसे भी कम करने के लिए आपको अपनी हैंड एक्सरसाइज करनी होगी, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, जिससे वो फैट कम हो जाएगी। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयल पुलिंग डेली करें। ऑयल पुलिंग इज नथिंग, अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो आप ब्रश करने के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेनी है 10 ml जैसा कोकोनट ऑयल, उसे आपको मुंह में लेना है एंड आपको उससे कुल्ला करनी है। आप कुछ इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं ये ऑयल को अपने मुंह में ले। डेंटल इन्फेक्शन होती है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद में, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगी। साथ में जो प्रेगनेंसी के बाद में फेशियल चेंजेस होते हैं, क्लोआस्मा, रिंकल्स जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी नहीं होगी। आपकी स्किन जो है अंदर से टाइटन अप हो जाएगी। बस आप ऑयल पुलिंग करें एंड उसके बाद में रेगुलरली आप जिस तरह से ब्रश करते हैं वो करें। दिन में एक ही बार करने से आपको स्किन में फर्क नजर आएगी आफ्टर 2 वीक्स। लंबोसैक्रल बेल्ट जो आपको हॉस्पिटल स्टे के दौरान डॉक्टर सजेस्ट करते होंगे इस्तेमाल करने के लिए, वो आप कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल करें क्योंकि लंबोसैक्रल बेल्ट जो है आपके टमी को टकअप करके रखता है अंदर, उसके साथ ही हार्निया जैसे प्रॉब्लम से भी हमें बचा कर रखता है।